गुड मॉर्निंग गाइज। पशुओं की प्रमुख देसी नस्लें टॉपिक में हम कर रहे हैं महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चंस, और ये आज का हमारा फोर्थ पार्ट है। इससे पहले हमने 3 पार्ट ऑलरेडी कर लिए हैं। तो चलिए बिना देरी के हुए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, गाय की शक्तिशाली एवं शांत स्वभाव वाली नस्ल है। देखिए ये पूछा है गाय की, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मेवाती। जो मेवाती नस्ल की गाय है ये सबसे शांत स्वभाव की होती है और इसे एक शक्तिशाली है, यानी कि इसके अंतर्गत जो पावर होती है वो भी अधिक होती है, जिसके कारण इसको जो उपयोग में लिया जाता है वो लिया जाता है गहरी जुताई के रूप में। इसको उपयोग लिया जाता है शांत स्वभाव और शक्तिशाली होने के कारण। लेकिन आपको एक याद रखना है, जो भैंस की जो शांत नस्ल है वो मैंने पहले करवा दिया वैसे शायद फर्स्ट या सेकंड पार्ट में, कि जो भैंस की सबसे शांत स्वभाव वाली नस्ल है वो हो जाएगी हमारी मेहसाना, जो कि मुर्रा नर और सूरती मादा के संकरण से विकसित है। ये भैंसों की सबसे शांत स्वभाव वाली नस्ल होती है मेहसाना, जबकि भैंसों में सबसे लड़ाकू होती है वो होती है हमारी टोडा नस्ल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। होलिस्टीन फ्रीजन से समानता रखने वाली गाय की नस्ल है होलिस्टीन फ्रीजन, जो कि एक विदेशी नस्ल है गायों की। तो इससे कौन सी गाय है वो की समानता रखती है, तो वो जाएगी हमारी रेड डेन। देखिए रेड डेन ये भी एक विदेशी नस्ल है जो कि है हमारी डेनमार्क की, और ये रखती है समानता होलिस्टीन फ्रीजन से। इसके बारे में बस इतना ही। ये समानता इस प्रकार रखती है जैसे कि जो होलिस्टीन फ्रीजन है इसके द्वारा सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन किया जाता है, लगभग 5000 से लेकर 6500 लीटर प्रति ब्यात, और उसी प्रकार इस रेड डेन से भी लगभग 5500 लीटर दुग्ध उत्पादन किया जाता है प्रति ब्यात। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, भेड़ों का घर किस देश को कहा जाता है, सॉरी भैंसों का घर किस देश को कहा जाता है। तो देखिए भैंसों का जो उद्गम हुआ है वो हमारे भारत देश से हुआ है, तो जिसके कारण भैंसों का जो घर कहा जाता है वो कहा जाता है हमारे भारत देश को। जबकि मैंने एक पार्ट में बताया था कि जो भेड़ों का जो घर है वो कहा जाता है हमारे राजस्थान स्टेट को, जबकि जो भेड़ों की संख्या है हमारे राजस्थान में वो आती है चौथे नंबर पर। पहले नंबर पर आता है हमारा तेलंगाना, दूसरे पर आता है हमारा आंध्र प्रदेश, और तीसरे पर आता है हमारा कर्नाटक, लेकिन चौथे पर है हमारा राजस्थान। और फिर भी हमारे राजस्थान को कहा जाता है भेड़ों का घर। नेक्स्ट, भैंस के नहाने व पानी में तैरने की क्रिया कहलाती है। तो देखिए जब भी आपको ये क्वेश्चन मिलेगा तो सबसे पहले इसमें ऑप्शंस मिलेगा स्विमिंग, तो वो आपको नहीं करना है। भैंसों के नहाने व पानी में तैरने की क्रिया कहलाती है हमारी वेलोइंग। नेक्स्ट, सैनिक डेयरी फार्मों पर भैंस के किस नस्ल के पशु रखते हैं। तो देखिए वो है हमारी भैंस की नस्ल नीली रावी। तो नीली रावी नस्ल है भैंस की, ये सैनिक डेयरी फार्मों पर इसको उपयोग में लिया जाता है। इसके अलावा इसकी और विशेषताएं देखिए, जैसे कि इसके शरीर पर कई स्थानों पर, जैसे कि इसके पैरों के नीचे वाली जगह पर सफ़ेद धब्बे पाए जाते हैं, इसकी पूंछ के निचले भाग पर भी सफ़ेद धब्बे पाए जाते हैं, और इसके ललाट पर भी सफ़ेद टीका होता है, और इसकी जो आंखें होती हैं वो भी सफ़ेद होती हैं, जिसके कारण इसकी आंखों को कहा जाता है वोल आइज। और ये सैनिक डेयरी फार्मों पर इसको उपयोग में लिया जाता है। ये आपको याद रखनी है नीली रावी के बारे में बातें। नेक्स्ट, बकरी की त्वचा से बनाया जाता है। तो देखिए बकरी की त्वचा से क्या बनाया जाता है, मोरक्को लेदर। यदि आपको ये मोरक्को शब्द भी न देखने को मिले तो लेदर तो आपको जरूर देखने को मिलेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों पर। मटन हेतु भेड़ की सर्वोत्तम नस्ल है मटन के लिए। तो देखिए ये नस्ल है डेकनी, जो कि हमारे दक्षिण भारत की एक नस्ल है डेकनी। इसका जो मांस होता है यानी कि जिसको कहा जाता है मटन, वो सबसे स्वादिष्ट होता है। इसके अलावा देखिए भेड़ की सबसे लंबी नस्ल है। देखिए पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था जो भेड़ की सबसे भारी नस्ल है वो है जैसलमेरी। इसको नाम से आपको दिख रहा होगा जैसलमेरी सबसे अधिक लंबा नाम है, तो यानी कि ये सबसे अधिक भारी है, जिसके कारण सबसे अधिक जो मांस भी प्राप्त होता है वो इस जैसलमेरी से ही होता है। लेकिन ये बात कर रहे हैं सबसे लंबी की, तो लंबी नस्ल है वो है हमारी लोही। उसके बाद देखिए ऊंट के मद में आने का समय कब होता है। तो देखिए कब आता है ऊंट अपने एस्ट्रस टाइम में, तो वो आता है सर्दियों में। उसके बाद भारत में 2 कुबड़ वाले ऊंट पाए जाते हैं। तो देखिए 2 कुबड़ वाले ऊंट पाए जाते हैं लद्दाख में, और 2 कुबड़ वाले ऊंट को कहा जाता है, जो इनका वैज्ञानिक नाम है वो है
कैमेलस बैक्टीरियनेस ये कहा जाता है। जबकि जिनमें ऊंटों में एक कुबड़ होता है उनको कहा जाता है कैमेलस ड्रोमेडेरियस। ये भी आपको याद रखना है, ड्रोमेडेरियस ये आपको याद रखना है, ड्रोमेडेरियस और बैक्टीरियनेस। उसके बाद देखिए मुर्गी के शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है, शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। जिस प्रकार मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है, उसी प्रकार मुर्गी के शरीर का सबसे बड़ा जो अंग होता है वो होता है गिजार्ड। और ये गिजार्ड काम क्या आता है, जो संगमरमर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिनको कहा जाता है ग्रिट, इन्हीं ग्रिट को पीसा जाता है इस गिजार्ड में, जो कि मुर्गियों की पाचन शक्ति को ठीक बनाने का काम करते हैं ये ग्रिट। उसके बाद नेक्स्ट, एक अंडे को खाने से ऊर्जा प्राप्त होती है, तो कितनी ऊर्जा मिलती है, तो मिलती है 80 कैलोरी एक अंडे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्के कामों के लिए भैंस की सबसे अच्छी नस्ल है, हल्के कामों के लिए। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा सूरती नस्ल की भैंस। देखिए सबसे पहले सूरती नस्ल भैंस को उस स्थानों पर पाला जाता है जहां पर जो चारा होता है वो सबसे कम उपलब्ध हो, और जो चारा है वो सबसे कम उपलब्ध वहीं होता है जैसे कि शहरों में। तो ये कम चारा खाती है, यानी कि इसके द्वारा भारी काम नहीं करवाए जाते हैं और इससे हल्के काम करवाए जाते हैं। और इनको शहरों में पाला जाता है कम चारे की उपलब्धता के कारण, तो जिसके कारण इस भैंस को कहा जाता है सिटी बफेलो। सिटी बफेलो के नाम से जाना जाता है सूरती भैंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय की सबसे अच्छी द्विप्रयोजनी नस्ल है, वो हो जाएगी हमारी थारपारकर। इसको मैंने अनेक बार बूस्टर डोज में बताया हूं, क्योंकि देखिए इसके द्वारा जो दुग्ध उत्पादन होता है वो होता है लगभग 1600 लेकर 2500 किलोग्राम प्रति ब्यात, और इसके दूध के अंतर्गत जो वसा पाई जाती है वो पाई जाती है 4.5 से लेकर 5%, जो कि एक नॉर्मल जो गाय होती है उससे अधिक होती है। नॉर्मल जो गाय के दूध में जो वसा पाई जाती है ऑल ओवर वो होती है 4.14%। तो देखिए दुग्ध उत्पादन भी इसका जो दुधारू नस्ल होती है गाय की उसके लगभग बराबर है। जैसे मैं बात करूं साहिवाल की, तो साहिवाल में होता है 1800 से लेकर 2500, और इस थारपारकर में है 1600 लेकर 2500 तक। तो लगभग दुग्ध उत्पादन बराबर है, और जो वसा की मात्रा है वो भी उचित मात्रा में होती है 4.5 से लेकर 5%। और इसी के साथ ये एक द्विप्रयोजनी नस्ल है, यानी कि इसके द्वारा कृषि कार्य भी करवाए जाते हैं। तो ये हो जाएगी हमारी सबसे अच्छी द्विप्रयोजनी नस्ल। उसके बाद देखिए, बाह्य परजीवी मारने हेतु भेड़ों को दबाव युक्त टब में डुबोने की क्रिया कहलाती है। देखिए जो भेड़ों के जो बाल होते हैं जिनको ऊन कहते हैं, उनमें तरह तरह के परजीवी मौजूद होते हैं, जिसके कारण जो परजीवी का म्यूजियम कहा जाता है वो भेड़ों को कहा जाता है, और उन्हीं को मारने के लिए इनको एक टब में डुबोया जाता है, और इस क्रिया को कहा जाता है डिपिंग। और ये अलग अलग समय पर करवाई जाती है ये भेड़ों में क्रिया डिपिंग। जिनमें से एक मेन क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट भी है कि भेड़ों में ऊन कतरने के कितने दिन बाद उनमें डिपिंग क्रिया को करवाया जाता है। तो उस क्वेश्चन का आंसर आता है 21 दिन बाद। जैसे कि आज बाल काट दिए तो सबसे पहले उनको ठंडे स्थान पर भेजा जाता है, और उसके 21 दिन बाद उनको वापस जो उनका टब होता है दबाव युक्त उसमें उनको डीप करवाया जाता है इन परजीवियों को मारने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवजात ऊंट का वजन होता है। तो देखिए जब भी जो ऊंट का बच्चा होता है नवजात, उसका जो वजन होता है वो होता है 35 से 40 किलोग्राम। उसके बाद नेक्स्ट, भोजन के अभाव में अन्य राज्यों में गमन करने वाली भेड़ की नस्ल है। तो देखिए जो हमारी मारवाड़ी नस्ल है, जब भोजन की उपलब्धता नहीं हो पाती है, यानी कि वहां पर भोजन का अभाव हो जाता है, तो दूसरे राज्यों में गमन कर जाती है। दूसरे राज्यों का मतलब ये गुजरात चली जाती है या फिर ये मध्य प्रदेश की तरफ गमन कर जाती है मारवाड़ जो नस्ल की जो भेड़ें हैं वो। इसी के साथ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लड़ाई व सर्कस दौड़ के लिए उपयुक्त ऊंट की नस्ल है। तो देखिए लड़ाई व सर्कस दौड़ के लिए आपने पढ़ा होगा जो जैसलमेरी नस्ल के ऊंट हैं ये सबसे अधिक तेज दौड़ते हैं। एक शीत रात में ये 100 से लेकर 140 किलोमीटर तक चल पाते हैं, जिसके कारण जो जैसलमेरी नस्ल के ऊंट हैं इनको वहाँ की लोकल पुलिस और जो सेना पुलिस है उनके द्वारा प्रयोग में लिया जाता है। तो यानी कि सबसे अधिक तेज चलते हैं, लंबी दूरी तय करते हैं। तो जो सर्कस दौड़ होती है वो भी इन्हीं ऊंट की नस्लों के द्वारा होती है, और लड़ाई भी।
तो लड़ाई व सर्कस दौड़ के लिए उपयुक्त ऊंट की नस्ल हो जाएगी हमारी जैसलमेरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुर्गी की किस नस्ल के नर पक्षी लड़ाई व मनोरंजन हेतु प्रसिद्ध हैं? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा असील। जो असील नर पक्षी हैं मुर्गियों के, उनको लड़ाई के लिए यानी कि रखा जाता है, उनको गेम खिलवाए जाते हैं और वो भी लड़ाई के। तो जिसके कारण लड़ाई के गेम खिलवाए जाते हैं, तो जिसके कारण जो गेम बर्ड के नाम से जो पक्षी जाना जाता है मुर्गियों में, वो जाना जाता है असील। ये इसका उपनाम है और ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी है कि गेम बर्ड के नाम से किस पक्षी को जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट, मुर्गियों की देशी नस्लों में किस नस्ल के मांस को जीआई टैग दिया गया है? तो देखिए जीआई टैग किसे दिया गया है? तो वो दिया गया है कड़कनाथ मुर्गी है इसके मांस को, और इसका जो मांस होता है वो सबसे अधिक स्वादिष्ट होता है। उसके बाद नेक्स्ट, एक अंडे का औसत वजन होता है। तो देखिए एवरेज जो वजन होता है वो होता है 58 ग्राम यानी कि 58 ग्राम, जिसके अंतर्गत जो 34 ग्राम है वो तो होती है सफेदी यानी कि जिसे लिखते हैं श्वेतक, और जो 18 ग्राम होती है वो होती है जर्दी। तो 18 ग्राम जर्दी और 34 ग्राम श्वेतक यानी कि सफेदी होती है, और ऑल ओवर इसका जो वजन होता है 58 ग्राम। नेक्स्ट, अंडे से चूजे बाहर आने में समय लगता है। जब अंडा होता है फिर उसको सेने की क्रिया होती है, फिर उससे चूजा बाहर निकलता है, तो कितने दिनों में आता है? तो ये आता है 21 दिन में। और जो अंडे को सेने के लिए दो तकनीकें अपनाई जाती हैं, एक कृत्रिम विधि और एक प्राकृतिक। प्राकृतिक विधि में जो कुड़क मुर्गी होती है उसके द्वारा अंडे सेए जाते हैं, एक बार में 8 से 10 मुर्गी वो सेने का काम करती है, जबकि जो इनक्यूबेटर मशीन है जो कृत्रिम विधि है उसमें एक साथ 3000 अंडे को सेया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट, इनक्यूबेटर मशीन में अंडे को कितने डिग्री कोण पर रखा जाता है? तो देखिए ये होता है हमारा 0 डिग्री एंगल, फिर उसके बाद में ये एंगल इस प्रकार बढ़ता जाता है और लगभग जब ये एक दूसरे के ऐसे लंबवत आ जाते हैं तो ये होता है हमारा 90 डिग्री, और फिर वापस घटता घटता आता है और फिर इस प्रकार ये वापस यहाँ पर हो जाता है 0 डिग्री, या फिर इसे हम कह सकते हैं 180 डिग्री। तो जो अंडे को रखा जाता है वो रखा जाता है 45 डिग्री के कोण पर, यानी कि इसे बिल्कुल इस प्रकार रखा जाता है तिरछा 45 डिग्री के कोण पर, यहाँ रखा जाता है इसे। उसके बाद मुर्गियों में कृत्रिम गर्भाधान का समय कब उपयुक्त रहता है? तो देखिए मैंने पिछले पार्ट में आपको 2 समय बताए थे। चूजे खरीदने का समय वो बताया था, फरवरी से लेकर मार्च के बीच में सबसे उपयुक्त समय होता है। इसी के साथ जो अंडे सेने का समय होता है वो भी फरवरी से लेकर मार्च के बीच में होता है। लेकिन जो मुर्गियों में कृत्रिम गर्भाधान का समय होता है सबसे श्रेष्ठ वो होता है दोपहर 1 से 4 बजे तक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों पर। एक दिन से 4 सप्ताह की आयु के चूजों को दबड़े में रखकर पालना कहलाता है। जिस दिन वो चूजे होते हैं यानी कि अंडे से बाहर निकल जाते हैं और लगभग 1 महीने के होते हैं तो उनको दबड़े में यानी कि एक इस प्रकार का एक यंत्र होता है और उसके नीचे इनको यानी कि इसमें रखा जाता है ताकि इनकी सुरक्षा की जा सके, ये कहीं बाहर न भागे, और इनको यहीं पर इनके चारे की यानी कि दाने की व्यवस्था की जाती है। तो ये होता है एक दबड़ा, तो यहीं पर इनको रखकर पाला जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है ब्रूडिंग। लेकिन इससे एक मिलता जुलता शब्द और है, वो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, वो है हमारा ब्रूसिंग। ये भी आपको याद रखना है। ब्रूसिंग, ब्रूसिंग होता है जो बकरी के द्वारा जो पेड़ पौधे होते हैं या वनस्पति होते हैं उनके द्वारा, बकरी के द्वारा जो पेड़ों की पत्तियां खाई जाती हैं या पत्तियां चरी जाती हैं, पत्तियां खाई जाती हैं, उसे कहा जाता है ब्रूसिंग। ये आपको याद रखना है। और ब्रूडिंग हमारा इनको दबड़े में रखकर पालना, और वो भी 1 दिन से लेकर 4 सप्ताह की आयु तक। उसके बाद में 4 से 8 सप्ताह की आयु के चूजों को पालना कहलाता है। तो ये कहलाता है रियरिंग। लेकिन एक शब्द और है इससे मिलता जुलता, वो देखिए, वो है हमारा रिंगिंग। तो जो भेड़ के शीशन के चारों ओर की जो ऊन काटना वो कहलाता है रिंगिंग। मैं यहाँ पर लिख देता हूं, भेड़ के शीशन के चारों ओर की ऊन काटना, तो ये कहलाता है हमारा रिंगिंग। जबकि 4 से 8 सप्ताह की आयु के चूजों को पालना कहलाता है रियरिंग। और भेड़ के शरीर की ऊन को उतारना या काटना वो कहलाता है सीयरिंग। ये आपको सभी शब्द याद करने हैं। उसके बाद देखिए,
8 सप्ताह से 1 वर्ष के अधिक आयु के चूजों को पालने की क्रिया कहलाती है। जब वो 8 सप्ताह से 1 वर्ष के हो जाएं तो उन्हें पालने की क्रिया क्या कहलाती है? वो कहलाती है ग्रोवर मैनेजमेंट। उसके बाद देखिए, मुर्गी का मुख्य आहार है, क्या है इसका मुख्य आहार? तो देखिए मक्का एवं बाजरा। उसके बाद किसके मांस को सफेद मांस कहते हैं? सफेद मांस किसके मांस को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मुर्गी के मांस को। वैसे मुर्गी के मांस को कहा जाता है चिकन, और चिकन के अलावा इसके मांस को कहा जाता है सफेद मांस। ये दोनों ही आपको याद रखने हैं। इसी के साथ में देखिए, मुर्गी के अलावा जो भी पशु बचते हैं और उनसे जो मांस प्राप्त होता है उनके मांस को कहा जाता है लाल मांस, जबकि सिर्फ मुर्गी के मांस को कहा जाता है सफेद मांस। तो गाइज यहाँ पर ये हमारा 4th जो पार्ट है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।